Now today's topic is calls in arrear. What are calls in arrear? Sometimes shareholders fail to pay the amount of allotment of calls when it becomes due. यानी जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, they failed to pay the amount due on allotment and call. ये अलॉटमेंट और कॉल दोनों भी हो सकती है, एक भी हो सकती है. इनका पैसा नहीं दे पाते तो जब ये ड्यू होती है अमाउंट, दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर. इसके 2 मेथड है बुक में आपके क्वेश्चन करने के. एक है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, मैं कॉल्स इन एरियर को पूरा ही लिख देती हूँ, कॉल्स इन एरियर. और एक दूसरा मेथड है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट. हमने ये वाला मेथड करना है. आपकी बुक में बार बार मेथड चेंज है, कभी ये वाला है कभी ये वाला है. कई बार एग्जाम में वैसे तो अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेंशन ना हो तो यू कैन चूज बोथ मेथड, बट मैनी टाइम्स एग्जाम में आता है कि एंट्रीज पास जर्नल एंट्रीज विद ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट. तो आपके लिए ये मेथड तो करना कंपल्सरी है. ये मेथड करो या ना करो, इट इज अप टू यू. कोई जब आपके पास दोनों ही मेथड से सेम सॉल्यूशन आना है, लेकिन अगर इस मेथड से करना तो ये तो पर्टिकुलर दिया होता है, ये गिवन नहीं होता क्वेश्चन में करना ही नहीं करना. तो मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड से कराऊंगी बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि सॉल्यूशन सेम रहेगा. आपका इस मेथड से करो, इस मेथड से तो चेंज होगा, आपको अकाउंट खोलना है कॉल्स इन एरियर. ठीक है, तो ये मेथड ही हम चूज करेंगे. तो कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए अभी एट द टाइम क्या लॉस है, और लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है. तो कॉल्स इन एरियर को हम क्या करेंगे, जब कोई कॉल का पैसा नहीं आएगा तो इट विल बी डेबिटेड. बाई चांस बाद में कभी अमाउंट रिसीव हो जाता है तो फिर हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर. नहीं होगा तो वही एंट्री छोड़ देंगे. अगर रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर. और कई बार इसमें जो है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर भी है. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. इंटरेस्ट इस पे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज नॉट इन योर सिलेबस, तो उसे आपने नहीं करना. Now next is calls in advance. What is calls in advance? A shareholder may sometimes pay a part or whole of the amount not yet called upon his shares in order to save himself the trouble of paying different calls at different time. कई बार क्या करते हैं शेयर होल्डर करते हैं कि चल क्या बार बार अलग अलग टाइम पे हमें, कभी आज एप्लीकेशन का पैसा दो, फिर अलॉटमेंट का दो, फिर फर्स्ट कॉल का दो, फिर सेकंड कॉल का दो. कौन बार बार इंस्टॉलमेंट देता रहे. वो चाहता है क्यों ना हम सारा पैसा यानी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा मैं अलॉटमेंट के साथ ही क्यों ना दे दूं. तो शेयर होल्डर इस परेशानी से बचने के लिए, इस ट्रबल से बचने के लिए, यानी कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही एडवांस दे सकता है. यानी ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ एडवांस दे देगा, और ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ. तो व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन हमें वी हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंग टू दैट. तो कॉल्स इन एडवांस क्या है, आपके पास जब रिसीव्ड होता है तो इट इज क्रेडिट, तो इसे क्रेडिट कर दिया जाता है. यानी कॉल्स इन एडवांस व्हेन रिसीव्ड इट इज क्रेडिटेड, इसे क्रेडिट कर दिया जाता है. और फिर बाद में अब जिसने एडवांस में पैसा दे दिया है, जब इसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो उस समय उसे एडजस्ट कैसे किया जाएगा, फिर कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया जाएगा. फिर एडजस्टेड किया जाएगा तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया जाएगा, विल बी डेबिटेड. In this way, you will pass the journal entry. First, you will credit the calls in advance when it is received. When it is adjusted, you will debit the calls in advance. I'm going to explain these points with the help of question 18. Practical question 18 given at the page
7.159. Open your book and the question is given on the page 7.1.59. The statement is, A limited company was registered with a capital of ₹5 lakh in shares of ₹10 each. रजिस्टर्ड कैपिटल हमें यहाँ पर जनरल एंट्रीज में नहीं करनी होती, हमें कौन सी देखनी होती है? इशूड कैपिटल. ये पॉइंट हम छोड़ देंगे पहले वाला. एंड इशू 20,000 सच शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर. यानी कंपनी ने क्या की? सिर्फ 20,000 शेयर इशू किए. तो ये राइट है 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ कितने का शेयर था? शेयर था ₹10 का. और इशू कैसे किया? प्रीमियम पे, यानी प्रीमियम इज अ प्रॉफिट, इसमें प्लस कर देंगे. यानी 20,000 शेयर्स, 10 वाला शेयर ₹2 प्रीमियम, यानी शेयर कितने में इशू किए? 12 में. यानी 10 वाला शेयर्स कितने में इशू किया? 12 में. नाउ नेक्स्ट, पेबल एज ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, यानी 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है, यानी ₹2 इसमें प्रीमियम में, 2 किसका आ जाएगा? शेयर कैपिटल का आ जाएगा. टोटल हमें 4 बनाना है, उसमें से 2 शेयर प्रीमियम का है और बाकी 2 किस में जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा एंट्री के समय. नाउ 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल. आफ्टर दैट मेड second call made 3 months later. All the money payable on application and allotment were duly received, but when the first call was made, जब फर्स्ट कॉल मंगवाएगी तो हुआ क्या? यानी इसमें फाइनल कॉल ही नहीं की, इसने फर्स्ट कॉल का ट्रीटमेंट दिया है बस. यानी when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares and another shareholder holding 1,000 shares failed to pay the first call money. तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, मंगवाई गई, वन शेयर होल्डर ने क्या कि पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स. यानी उसने क्या किया? यानी एक शेयर होल्डर था जिसके 300 शेयर्स थे. आप यहाँ पर लिखोगे 300 शेयर्स. उसने क्या किया? फर्स्ट कॉल के पास जितना बैलेंस रहता था, उसका बैलेंस कितना रहा? बैलेंस किसका रहेगा? फाइनल कॉल का. क्योंकि फाइनल कॉल तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, उसके बारे में नथिंग इज गिवन टू अस. तो कितनी बनेगी फाइनल कॉल? ये हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा. यानी 10 वाला शेयर कितने में किया इशू? 12 में. तो यानी ₹3 for 7 and 2 9, तो बाकी बैलेंस बच गया ₹3. बाकी बैलेंस यहाँ बच गया ₹3. यानी एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स है, उसे फाइनल कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया? फर्स्ट कॉल के साथ. यानी 300 का ₹3 के हिसाब से 900 दे दिया. क्या हो गया? कॉल्स इन एडवांस. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस गिवन है क्वेश्चन में. वन शेयर होल्डर, जो दूसरा था, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी. अब एक शेयर होल्डर और है जिसके पास 1,000 शेयर्स है. हमने ऐसे एब्रीविएशंस अपनी जो नॉलेज के लिए स्टेटमेंट का शॉर्टन करना है. हमने देखो इससे बिल्कुल पूरा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा. तो 1,000 शेयर होल्डर ने कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया. और फाइनल कॉल के बारे में हमें कुछ भी नहीं है गिवन क्वेश्चन में. एंड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द above transactions and show how they will appear in the company's balance sheet. अभी बैलेंस शीट हमें नहीं बनानी, अभी सिर्फ जनरल एंट्रीज ही करनी है. तो हमारे पास क्वेश्चन का ये क्वेश्चन बिल्कुल ब्रीफ में हो चुका है. 20,000 शेयर्स, ₹10 का शेयर, ₹2 प्रीमियम, 3 4 2 3. तो 300 शेयर्स ने क्या किया? 300 शेयर होल्डर ने यानी फाइनल कॉल का पैसा, यानी जो बाकी रिमेनिंग पैसा था फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया. तो अंडरस्टूड है, फाइनल कॉल का पैसा दे दिया 900. दिस इज कॉल्स इन एडवांस. और 1,000 शेयर होल्डर ने क्या किया? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया. तो कितना बनेगा इसका फर्स्ट कॉल का पैसा? इसका बनेगा 1,000 × 2,000. दिस इज कॉल्स इन एरियर. बस ये एंट्री हमें जो फर्स्ट कॉल के साथ ही करनी है. बाकी एंट्रीज आपकी सिंपल जाएगी. तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं है. अच्छा, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉर अमाउंट डेबिट क्रेडिट वो अपने आप लिख लेना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है. तो फर्स्ट एंट्री आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट तो सेम जा रहा है क्वेश्चन. कितना हो गया बैंक अकाउंट? 20,000 × 3, यानी 20,000 शेयर है, मल्टीप्लाई 3, इट विल बी 60,000.
application amount is 3 rupees per share. You write the narration, application amount received. Now next entry will be share. Same entry जो पहले कर चुके, application account debit to share capital account. The same amount will be there, 60,000. 20 multiplied 3, it will be 60,000. Now third entry is of allotment. Allotment due की entry पहले करोगे तो share allotment account debit. अब ये प्रीमियम भी है तो प्रीमियम क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट. एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. मैंने SPR लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. तो अलॉटमेंट अमाउंट है 4 रुपीज. तो 20,000 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 80,000. राइट हियर 80,000. अब शेयर यहाँ देखो मैंने बोला है प्रीमियम 2 रुपीज प्रीमियम है और 2 रुपीज आपका शेयर कैपिटल में जाएगा. यानी शेयर कैपिटल में लिखोगे 20,000 मल्टीप्लाई 2, 40,000 आ जाएगा. और प्रीमियम भी 2 रुपीज है, 20,000 मल्टीप्लाई 2, इट विल बी 40,000. ये आपकी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की होगी. नरेशन विल बी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू. नाउ व्हेन अलॉटमेंट अमाउंट इज रिसीव्ड तो एंट्री आ जाएगी क्योंकि अलॉटमेंट का तो सारा पैसा आ चुका है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. इट विल बी 80,000 रुपीज. कि सारा का सारा रिसीव हो गया तो इट विल बी 80,000 रुपीज. नाउ नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू की. ड्यू तो ठीक है आ जाएगा. अब ड्यू में ही ड्यू की एंट्री सेम रहेगी. जो रिसीव की एंट्री है उसमें कॉज इन एडवांस भी आ रहा है, कॉज इन एरियर भी आ रहा है. तो इसे हम कैसे लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट. ड्यू की एंट्री तो सेम रहेगी. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट कॉल कितनी है बच्चे, फर्स्ट कॉल थी 2 रुपीज. तो 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 2, इट विल बी 40,000 रुपीज. मैंने इसलिए स्पेस छोड़ा ताकि आपको कैलकुलेशन भी साथ से करके दिखाती रहूं. अब नेक्स्ट में कॉज इन एडवांस भी आपके पास आया हुआ है. इसके साथ कॉज इन एडवांस कितना आया हुआ, 900. और कॉज इन एरियर भी है. कॉज इन एरियर कितना था, 1000 मल्टीप्लाई 2, आई थिंक इट वाज 2000. देखिए कितना था, 2000. तो कॉज इन एरियर इज 2000. आपकी मर्जी, इन एंट्रीज को इकट्ठा भी कर सकते हैं, बैंक की एंट्री में अलग अलग भी कर सकते हो. तो ट्राई ये करो कि कॉज इन एरियर को बाद में कर देना, एडवांस अभी दिखा दो. ठीक है, ताकि दोनों एंट्रीज अगर आप दोनों में मतलब कॉज इन एडवांस में वही दिखा दोगे कि कॉज इन एडवांस जब रिसीव होता है तो इसे क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे. और कॉज इन एरियर क्या होता है, डेबिट होता है. तो कंफ्यूजन हो जाएगा. तो इन दोनों एंट्रीज को स्प्लिट कर देते हैं. तो यानी हम लिखेंगे, अगर हम इसको लिखते हैं तो अगर कॉज इन एरियर से लिखते हैं तो उस तरह से भी लिख सकते हैं. कॉज इन एडवांस को अलग से लिखना चाहते हैं, इसको भी लिख सकते हैं. इट इज अप टू यू. अगर आप कॉज इन एरियर के साथ दिखाते हो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पास मैंने आपको कॉज इन एरियर ओपन करके दिखाना है. यानी 2000 रुपीज नहीं आए तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट. आपके पास कितना ड्यू बनता है फर्स्ट कॉल का, 40,000. 40,000 में से कॉज इन एरियर कितना हो गया, 2000. 2000 ही है तो यानी कितना पैसा आ गया, 38,000. तो बैंक में कितना डालोगे, 38,000. फिर अब क्या करोगे, अब कॉज इन एरियर को आपने हमेशा ओपन करना, चाहे आपकी बुक में गिवन हो चाहे ना गिवन हो. कॉज इन एरियर अकाउंट डेबिट 2000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000. यानी 40 में से 2000 तो कॉज इन एरियर हो गया, बाकी 38,000 बैंक कॉलम में आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट एंट्री आप दिखा दो, कॉज इन एडवांस की रिसीव ही हो रहा है तो आप सिंपल कर दोगे क्योंकि एडजस्ट तो कर ही रहे आपके यहाँ पर. बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉज इन एडवांस अकाउंट, इट विल बी 900 रुपीज. अगर आपके पास यहाँ पर फाइनल कॉल की एंट्री भी आती तो फाइनल कॉल की एंट्री में आप क्या करते हैं बच्चे, फाइनल कॉल की एंट्री में आप इसे कैंसिल भी करते, एडजस्ट भी करते. लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक एंट्री है तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सोल्व हो जाएगा. In this way, you can solve question 16, 17
and 15 and 18. 4 questions you can solve with this method.